हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स विद आरजी। माय नेम इज रोहित गर्ग एंड आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज वाली जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो एग्रीकल्चर वाले चैप्टर की सेकंड वीडियो रहने वाली है। फर्स्ट जो हमारी वीडियो रही थी वो थी हमारी लाइव क्लास और आज वाली हमारी रिकॉर्डेड क्लास रहने वाली है। सो ये वाली जो वीडियो रहेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि पहले वाली जो वीडियोस हमने की थी उसमें हमने एग्रीकल्चर की फीचर्स के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में हमने स्टडी किया था। लेकिन आज हम जो करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया ने जो हमारी इतनी बुरी कंडीशन थी उसको सोल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए, है ना। यानी क्या क्या ऐसी चीजें की, क्या हमने ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए नए, जिसकी वजह से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर लिया। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट करके बताना अगर आपको कोई डाउट रहे, या फिर अगर आपको समझ आ भी गया सारा तो मुझे यस करके जरूर बताना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आज हम पढ़ने वाले वो रिफॉर्म्स पढ़ेंगे हम जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर हमारा ग्रो कर पाया। बच्चे सबसे पहले वो मैं उसको रिफॉर्म्स बता देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको बच्चे। उनको एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं, एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं, और हमारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं बच्चे। एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी इसको बोल देते हैं। चलो मैं अभी के बाद चलो एग्रेरियन रिफॉर्म्स ही लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चे। जो हमारे जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स रहने वाले हैं वो तीन तरह के रिफॉर्म्स बच्चे, वो तीन टाइप्स में बांटे गए थे। जो भी रिफॉर्म्स का मतलब पहले बता दूंगा ना बच्चे। रिफॉर्म्स का जो मतलब रहेगा वो रहेगा चेंजेस, कि ऐसे कौन से चेंजेस आए जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर गया। हमारे एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो है वो चेंजेस कौन कौन से है बच्चे, वो तीन टाइप्स के थे। सबसे पहले जो रिफॉर्म्स थे बच्चे, उनके नेम लिखता हूं फिर उसको हम डीपली पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी टाइप रहेगी वो रहेगी हमारी टेक्निकल रिफॉर्म्स बच्चे। टेक्निकल रिफॉर्म्स यानी जो टेक्निकल चेंजेस आई थी हमारी, ठीक है बच्चे। टेक्निकल। और सेकंड रहेगी हमारे लैंड रिफॉर्म्स, जो लैंड में कुछ चेंजेस आई थी न्यू, वो रहेंगी हमारी लैंड रिफॉर्म्स। और कुछ रहेंगी हमारी जनरल रिफॉर्म्स। तो जब भी आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए कि आपको रिफॉर्म्स बतानी है अपनी, तो आपको ये डायग्राम बना देना आप कि जो हमारी रिफॉर्म्स रहेगी वो तीन टाइप्स की होती है। पहली टेक्निकल रिफॉर्म्स, दूसरी लैंड रिफॉर्म्स और तीसरी रहेगी हमारी जनरल रिफॉर्म्स। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चे जिसको हम वन बाय वन क्लियर करते रहेंगे ताकि आपको अपना चैप्टर ध्यान से समझ आता रहे, ठीक है बच्चे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए बच्चे, टेक्निकल रिफॉर्म्स बच्चे वो रिफॉर्म्स रहेंगी जिसमें टेक्निकल वर्ड बच्चे जैसे टेक्नोलॉजी, टेक्निकल जो वर्ड है वो जुड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी से। मतलब ये वो चेंजेस है बच्चे जिसमें हमने क्रॉप्शन यानी एग्रीकल्चर करने की टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया था। एग्रीकल्चर करने की टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया था, जैसे कि हमने सीड्स चेंज कर दिए थे बच्चे, सीड्स चेंज कर दिए थे। पेस्टिसाइड हमने यूज करना शुरू कर दिया था, और इरिगेशन फैसिलिटीज हमने न्यू ले आए थे हम, है ना। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, टेक्निकल रिफॉर्म्स, यानी कि जो टेक्नोलॉजी हमने चेंज कर दी थी उसमें हम सारा डिस्कस करेंगे। चलो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं, वन बाय वन पॉइंट आपको क्लियर करते रहेंगे, ठीक है बच्चे। सबसे पहले बच्चे टेक्निकल रिफॉर्म्स की अगर बात करें, टेक्निकल रिफॉर्म्स, तो फर्स्ट जो पॉइंट निकल के आगे टेक्निकल रिफॉर्म्स है वो रहेगा यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ HYV सीड्स। अब सबसे पहले HYV का बता दूं आपको, इसकी फुल फॉर्म लिख लो बच्चे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। क्या रहेगा, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। अभी बच्चे इसमें क्या रहेगा कि हमने एक ऐसे सीड्स यूज करने शुरू कर दिए थे जो कि HYV थे, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे। ये एक ऐसे स्पेशल सीड्स है जिससे हमने जिसका उसने यूज करना स्टार्ट किया तो हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर दी गई थी। पहले जो हम सीड यूज करते थे वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होते थे कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ना इसकी वजह से लो रहती थी। लेकिन अभी हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, HYV सीड्स यूज करने स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई थी और हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई थी। जो HYV सीड्स मिलते थे वो मेनली जो हमारे बहुत ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है, जैसे बहुत ही जो ज्यादा एसेंशियल होते हैं उसके लिए मिलते थे HYV सीड्स, जैसे कि वीट हो गया,
राइस हो गया और मेज हो गया, और भी 4-5 और भी नाम रहेंगे, लेकिन ये तीनों जो मेन मतलब प्रोडक्ट्स है जिसके HYBCs मिलते थे और जिनकी हमने प्रोडक्शन ना इंक्रीज कर ली थी। ठीक है बच्चे, फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा टेक्निकल रिफॉर्म से टेक्निकल चेंज में, वो रहेगा हमारा यूज ऑफ HYB सीड्स। हमने क्या चेंज लेके आए सबसे पहले कि हम HYB सीड यूज करना हमने स्टार्ट कर दिया था। सेकंड जो बच्चे हम चेंज लेके आए वो है कि हमने फर्टिलाइजर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब बच्चे यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मतलब पहले क्या होता था कि हमारे पास इतने अच्छे फर्टिलाइजर्स मतलब इतने अच्छे रुपए हम यूज ही नहीं करते थे फर्टिलाइजर्स, जिसकी वजह से हमारी जो फसल थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं होता था और हमारी प्रोडक्टिविटी भी लो रहती थी। तो इसके बाद हमने क्या किया, फर्टिलाइजर्स यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो गई। ठीक है बच्चे, तो बच्चे एक डाटा लिखा हुआ है कि इन 2016-17 उसमें लगभग 265 टन ऑफ फर्टिलाइजर यूज किए गए थे बच्चे। 265 टन फर्टिलाइजर यूज किए गए थे सिर्फ 2016 और 17 में। तो आप मतलब अनुमान लगा सकते हो कि फर्टिलाइजर का यूज हमने कितना बढ़ा दिया था, तभी हमारी प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर की वो इंक्रीज हुई है बच्चे। लेकिन जो बच्चे जो फर्टिलाइजर थे ना वो केमिकल फर्टिलाइजर थे, जी ध्यान में रखना कि जो फर्टिलाइजर यूज करने स्टार्ट कर दिए थे हमने वो कौन से थे, केमिकल वाले थे। ठीक है बच्चे, ये जरूर नोट कर लेना आपकी वो कौन से फर्टिलाइजर थे, केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स थे। थर्ड जो पॉइंट रहेगा बच्चे हमारा वो रहेगा यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। बच्चे भी ये चीजें क्या होती है कि इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स वो चीजें हैं जो कि क्रॉप को इंसेक्ट्स वगैरह से बचाती है बच्चे। जो पेस्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको बचाते हैं बच्चे, इससे बचाते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, जो कि क्योंकि इंसेक्ट्स वगैरह क्या करते हैं हमारी क्रॉप को खराब कर सकते हैं, उनको काट मतलब खा लेते हैं, एक तरीके से खराब कर देते हैं उनको। ठीक है बच्चे, तो उसको रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर जो हमारी प्रोडक्शन थी वो अच्छी क्वालिटी की होने लगी, वो खराब नहीं हो रही थी क्योंकि इंसेक्ट्स उसे खराब नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करने लग गया। ठीक है बच्चे, ये तीन चेंजेस तो बच्चे समझ आ गए होंगे कि हमने सीड्स अच्छे यूज करने शुरू कर दिए, हमने फर्टिलाइजर यूज करने शुरू कर दिए और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज करने शुरू कर दिए। फोर्थ जो लास्ट में इसके अंदर पॉइंट लिखाऊंगा कि यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरीज, कि हमने इसमें अच्छे तरीके से मशीनरी वगैरह यूज करनी स्टार्ट कर दी थी, मशीनरी वगैरह यूज करनी हमने स्टार्ट कर दी थी। और क्या, क्योंकि जैसे ट्रैक्टर हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए और बाकी भी ऐसे जो भी मशीन्स वगैरह लगती हैं इसमें एग्रीकल्चर में, तो उसके हमने इंट्रोड्यूस कर दिए थे, नई नई टेक्नोलॉजी हम ले आए थे, जिसकी वजह से हमने प्रोडक्शन करना आसान भी हो गया था और हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे थे इसकी वजह से, है ना। क्योंकि कभी तो मैनुअल काम करने में ज्यादा टाइम लगता था और कम प्रोडक्शन होती थी, लेकिन जब से हमने मशीनरी का यूज करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद हमने तो हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ गई और हमने कम समय में ज्यादा हम काम करने लग गए। ठीक है बच्चे, तो ये आपके टेक्निकल रिफॉर्म्स रहेंगे, इसको आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम नेक्स्ट रिफॉर्म्स पे चलते हैं जो रहेंगे हमारे लैंड रिफॉर्म्स। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे बच्चे वो रहेंगे हमारे लैंड रिफॉर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं क्योंकि हमने जाना था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि जो कि बहुत ही एक मेन बैकवर्ड पॉइंट है, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा था, है ना। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इंटरमीडिएरीज बीच में थे, जैसे कि जमींदार हो गए वो इंटरमीडिएरीज थे, जो कि असली कल्टीवेटर थे वो नहीं होते थे। ठीक है वैसे तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी लैंड के ऊपर। तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या आया, हमने कुछ नई चेंजेस लेके आए, हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम वगैरह खत्म कर दिया, नई हम जो और एक प्रॉब्लम थी लैंड की वो थी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स की, वो भी प्रॉब्लम हमने सोल्व की। तो ये वाले पॉइंट लिखो बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो जो पॉइंट निकल गया बच्चे वो रहेगा हमारा अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। बच्चे इंटरमीडिएरीज अभी कौन से हो गए, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे जमींदारी सिस्टम था तो जमींदार वगैरह या फिर लैंडलॉर्ड्स वगैरह, तो ये क्या होते थे, इंटरमीडिएरीज होते, तो इनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया सरकार ने अभी
लैंड रेवेन्यू सिस्टम को फिनिक अबॉलिश कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, हमारे पास बहुत फायदा हुआ मतलब उसका, क्योंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम खत्म हो गया, इंटरमीडिएट्स खत्म हो गए, ब्रोकर वगैरह सारे खत्म हो गए, तो मेन फायदा जो फार्मर्स को मिलने लगा और फार्मर्स अपने लिए चीजें बनाने लगे, यानी कि खुद पैसा कमाने लगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो कर गया। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स में कि हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को खत्म कर दिया, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया, इंटरमीडिएट्स को अबॉलिश कर दिया, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अभी जाके ग्रो करने लगा। ठीक है ना बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिक्सेशन ऑफ रेंट, फिक्सेशन ऑफ रेंट। जैसे बच्चों हमने कई बार एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो कई बार हर फार्मर के पास अपनी जमीन नहीं होती है, वो किसी और के ऊपर उधार पे ले लेता है, रेंट पे ले लेता है। तो पहले क्या करते थे कि रेंट बहुत ज्यादा लगा देते थे, बहुत ही ज्यादा अमाउंट का लगा देते थे, जिसकी वजह से फार्मर बेचारा उसे पूरा नहीं कर पाता था। तो एक बहुत ही अच्छी चीज की गई, क्या रिफॉर्म लेके नया चेंज क्या है कि रेंट जो था वो फिक्स कर दिया गया। ठीक है ना, अभी रेंट फिक्स कर दिया तो ज्यादा अमाउंट को ले नहीं सकता था, और फार्मर्स एक अफोर्डेबल रेंट रख दिया गया। बच्चे बहुत ही अच्छा वर्ड निकल गया है कि अफोर्डेबल रेंट रख दिया गया, ताकि हर जो फार्मर इसे अफोर्ड कर सके और ले सके रेंट पे और प्रोडक्शन बढ़ा सके। अगर यार अभी हर फार्मर अफोर्डेबल होगा, हर फार्मर लैंड लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, और वो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज की भी है ना बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड जो बच्चे बहुत ही बढ़िया पॉइंट जो चेंज नया बहुत ही अच्छा आया था, वो रहेगा हमारा कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। जैसे कि बच्चों ने पहले पढ़ा था कि बहुत ही स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स होती थी, तो फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का जो एक सोल्यूशन लेके आए वो क्या रहा था, कंसोलिडेशन। बच्चे कंसोलिडेशन का मतलब क्या होगा, इकट्ठा करना, है ना, ज्वाइन करना। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि पहले की जो लैंड होती थी वो होती स्कैटर्ड होती थी, कोई कहां पर है कोई कहां पर है ना। तो उनको क्या कर देंगे बच्चे, फार्मर्स को कहा गया था इनको कंसोलिडेट कर लो, यानी कि ज्वाइन कर लो, कि मतलब कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा बंदे की जो लैंड है वो इकट्ठी हो पाए। मान लो एक का प्लाट यहाँ पे है और दूसरे का प्लाट यहाँ पे है, तो उसको कह दिया जाएगा कि तुम ये वाला प्लाट खरीद लो ताकि तुम्हारा ये इकट्ठा हो जाए, एक बड़ा प्लाट बन जाए, और इस वाले को कहा जाएगा तुम ये वाला खरीद लो ताकि तुम्हारा इकट्ठा ये वाला बन जाए। तो क्या करना स्टार्ट कर दिया, मेरे कहने का मतलब है कि कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी थी होल्डिंग्स की, ताकि मतलब फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई, क्योंकि अभी होल्डिंग्स को यानी लैंड को उन्होंने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था। अभी दूर दूर जो बिखरी हुई होल्डिंग्स थी उनको उन्होंने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, एक डाटा है आपको लिखवाना चाहूंगा कि बाय 2004 तक 1663 लाख हेक्टेयर वाज कंसोलिडेटेड। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लो बहुत अच्छी बात है। क्या कि 2004 तक 1663 लाख ऑफ हेक्टेयर वाज कंसोलिडेटेड। देखो कितनी लैंड कंसोलिडेट कर दी गई, इसी वजह से हमें जो फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी, जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई थी। ठीक है बच्चे, एक लास्ट में चीज बताना चाहूंगा, ये लास्ट चीज कंसोलिडेशन तो हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। लास्ट पॉइंट है बच्चे इसका, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज लैंड सीलिंग। थोड़ा ध्यान देना कि लैंड सीलिंग बच्चे क्या होती है, कि एक लिमिट, सीलिंग को मैं बोलूंगा बच्चे लिमिट, याद रखना इसका वर्ड का मतलब क्या है, लिमिट, कि लैंड की एक लिमिट लगा दी गई कि अगर आप एक फार्मर के पास लिमिट से ज्यादा लैंड है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो उस फार्मर से जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, लिमिट से ज्यादा लैंड है, उससे लेकर उस आदमी को यानी उस फार्मर को दे दी जाएगी जिसके पास बहुत ही थोड़ी लैंड है या फिर बहुत ही
है ही नहीं लैंड, है ना, तो उसको बोलते हैं बच्चे लैंड सीलिंग। ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया था सरकार के द्वारा, जिसके बाद फार्मर्स को बहुत ही लिमिट से ज्यादा एक लिमिट फिक्स कर दी थी, लिमिट से ज्यादा लैंड थी उससे लेकर वो उन स्मॉल फार्मर्स को दे दी गई, जिसकी वजह से सभी के पास सभी इक्वल लैंड, इक्वल तो चलो थोड़ी कि सभी के पास थोड़ी थोड़ी लैंड तो होगी ताकि सभी कल्टीवेट करने लगे। तो अगर हम कहेंगे कि अगर सभी एग्रीकल्चर में जुड़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो भी करेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ठीक है बच्चे, ये रहे हमारे लैंड रिफॉर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद होने चाहिए। जनरल रिफॉर्म रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे जनरल रिफॉर्म्स हैं। सबसे पहले रहेगा इरिगेशन फैसिलिटीज बच्चे, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव। बच्चे के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम थी हमारी कि हम क्या थे, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे कि अगर रेनफॉल अच्छी होगी तो आउटपुट भी अच्छी रहेगी, अगर रेनफॉल बुरी हुई तो हमारी आउटपुट भी बुरी रहेगी। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव की गई ताकि हमें रेनफॉल के ऊपर डिपेंड ज्यादा ना रहे और खुद पानी का हम प्रबंध कर सके, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर सके। ठीक है बच्चे, तो पॉइंट बहुत ही क्लियर पॉइंट है कि जनरल रिफॉर्म क्या चीज लेके गए, हमने अपना एग्रीकल्चर फैसिलिटीज इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव किया, जिसकी वजह से हम अभी रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे और हमने अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर लिया। सेकंड जो बच्चे फैसिलिटी है, सेकंड जो फैसिलिटी रहेगी बहुत ही बढ़िया है, वो है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट या फिर मैं कहूंगा प्रोविजन ऑफ फाइनेंस। देखो बच्चे, एक प्रॉब्लम ये भी थी फार्मर्स की, हर फार्मर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सीड्स खरीद सके, मशीन्स ले आ सकें, ट्रैक्टर ले सकें। तो उस प्रॉब्लम का क्या हल हो सकता था, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक रिफॉर्म आया, एक चेंज आया कि सरकार ने क्या प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, फाइनेंस, यानी कि पैसा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन मिलने स्टार्ट हो गए थे। इससे हम जानते हैं कि आज के टाइम पे एग्रीकल्चर के बहुत सारे फीचर बहुत सारे ऐसी स्कीम्स आती हैं जो कि एग्रीकल्चर वालों को लोन देती हैं, है ना, जो कि कम रेट के ऊपर लोन देती हैं, या फिर बहुत सारी अच्छी ऐसी फैसिलिटीज देती हैं जो कि एग्रीकल्चर लोन लेना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो कि अच्छा एक रिफॉर्म आया था, एक अच्छी चेंज आई थी कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन मिलने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से ज्यादातर फार्मर्स ने लोन लिए, उनके पास पैसा आया तो उन्होंने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर चल पड़ा, ग्रो करने लग गया, है ना बच्चे। लोन हमें मिलने लग गए थे। इसमें से सबसे बड़ा हाथ जो था बच्चे, वो नोट कर ले मेरी वर्ड, वो रहेगा नाबार्ड। नाबार्ड को बच्चे एस्टेब्लिश किया गया था, ये एक बैंक का नाम है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल एरिया की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। ठीक है बच्चे, तो ये जैसे ये सेटअप किया गया उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट मिल गया, ज्यादा लोन मिलने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करने लग गया। ठीक है बच्चे, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक और पॉइंट लिखो बच्चे जनरल रिफॉर्म्स का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ही ज्यादा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फैसिलिटी, एमएसपी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, आ सकता है आपको कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी क्या थी। इसमें क्या था बच्चे, क्या कि फार्मर्स, हमने पढ़ा था कि फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, कमर्शियल फार्मिंग उनको अच्छी नहीं लगती थी। क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम चीजें प्रोड्यूस भी कर लेंगे, क्या पता वो चीज हमारी खरीदी ना जाए या फिर हमें कम रेट पे खरीदनी पड़ जाए। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपना सरकार ने क्या डिसीजन लिया कि इनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, यानी फार्मर्स को कहा गया कि आप डायरेक्टली सेल मत करो, आप हमारे पास आके सेल करो, हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना तो देंगे ही देंगे, जिसकी वजह से फार्मर जो थे वो इंश्योर हो गए कि हाँ चलो हम इतना पैसा तो मिलेगा। तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वो चीजें और प्रोड्यूस करने लग गए और बेचने लग गए। ठीक है बच्चे, क्लियर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या था कि गवर्नमेंट ने क्रॉप्स का एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया गया था कि इतने कम प्राइस में से इससे इतना प्राइस तो हम इतने प्राइस में चीजें खरीदेंगे, इससे कम नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से फार्मर्स इंश्योर हो गए कि चलो हमारी चीज इतने में तो बिकेगी, चलो हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, अभी समझ आ गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फैसिलिटी।
लास्ट जो बच्चे में रहेगा वो रहेगा हमारा कि मार्केट्स की एस्टेब्लिशमेंट कर दी गई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट्स। जैसा कि मैंने बताया था कि हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स में कि हमारे पास एग्रीकल्चर की प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम नहीं है बच्चे, मार्केट्स नहीं है प्रॉपर, लेकिन उसको दूर कैसे किया हमारे जनरल रिफॉर्म ने, हमने मार्केट्स के एस्टेब्लिशमेंट करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि अनाज मंडियां हमने बनानी स्टार्ट कर दी थी, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप था, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर प्रोडक्शन थी वो मंडियों में आने लगी और फार्मर्स भी ज़्यादा इनकरेज होने लगे, उनको मिनिमम स्पॉट प्राइस मिलने लग गया, एक प्रॉपर मार्केट बन गई जिसमें वो चीज़ बेच सकते थे। अभी उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी, वो सीधा मार्केट में आते थे और अपनी चीज़ बेच जाते थे, जो कि तो ठीक है बच्चे, ये रहे हमारे चारों जनरल रिफॉर्म्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। तो ठीक है बच्चे, आज की हमारी जो वीडियो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था बच्चे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि आप कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स आए थे जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में नए चेंजेस आए और वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यूज याद करना। और हाँ, अगर इस वीडियो में कोई आपको डाउट लगे तो कमेंट कर देना, अगर नहीं भी है तो यस कमेंट कर देना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चे। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहने वाली है बच्चे, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो ये रिफॉर्म्स लेके आए थे हम, यानी कोई नए रिफॉर्म्स आए थे, उनके फायदे क्या क्या हुए और नुकसान क्या क्या हुए, है ना। ये चेंजेस तो हमने पढ़ लिए कि क्या क्या चेंजेस आए थे। अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो में उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमने चेंजेस लेके आए थे उससे हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसका टेस्ट रख लेंगे। और अगर कोई और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना बच्चे। तब तक के लिए बच्चे अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों को ध्यान रखना और कोरोना से बच के रहना बच्चे। बेस्ट ऑफ लक।